आयमा खामोशी से सोफे पर बैठी थी और नजरें जमीन पर थीं। चेहरा सपाट जैसे एहसासात थक चुके हों। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और रेहाना बेगम अंदर दाखिल हुई। चेहरे के जाविये कई हद तक बिगड़े हुए थे। आज तुम मुझे बता दो आयमा, तुम क्या चाह रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं खुद से तुम्हारा गला दबा दूं या खुद को मार लूं तो ये भी मुझे बता दो। मैं रोज रोज की अजियत से थक चुकी हूं। इंसान हूं मैं भी। कब तक तुम लोगों को समेटती रहूंगी? आयमा ने बेजार निगाह अपनी मां के वजूद पर डाली और बोली, क्या हुआ है? अब क्या गलती कर दी मैंने आपकी शान में? वो अब थक चुकी थी। हर आए दिन कोई ना कोई बात सर पर सवार किए इसकी अम्मा इस पर नाजिल हो जाती। ये आदत उसे उनकी सख्त नापसंद थी। फराज का फोन आया था। वो सीधी आयमा के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कह रहा था कि तुम उसके साथ ठीक से बात नहीं करती। आखिर ये सब कब तक चलेगा? रिश्ता हो गया है तुम्हारा। कुछ वक्त बाद तुम्हारी इसके साथ शादी है। इसके बावजूद तुम खुद को ठीक नहीं कर रहे। हर वक्त मुंह बनाए रखती हो। इसकी हर बात पर उसको उल्टा जवाब देती हो। और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा होता ना तो कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगी। आयमा ने एक नजर उठाकर देखा लेकिन कुछ बोली ना। रेहाना बेगम ने फोन मेज पर रखा और तेज लहजे में बोली, आज एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा ये रवैया अगर यूं ही रहा तो एक दिन तुम अपना रिश्ता बर्बाद कर दोगी और याद रखना मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। तुम्हारी पहली खता मैंने मुआफ कर दी थी, लेकिन अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की जसारत की तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। आयमा ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो, और फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली, अम्मी, मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रही हूं। आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ना लें और प्लीज इस दिन से डरें जब फराज को हमारी असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। मैं इसीलिए जानबूझकर इसके साथ ऐसा रवैया रखती हूं ताकि बाद में जब मामला हमारे हाथ से फिसल जाए तब मेरा ये रवैया ही हर चीज को संभाल सके। रेहाना बेगम ने आंखें सके। उल्टी बातें करवा लो तुमसे, सिर्फ सीधी बात नहीं होती। और कौन सी हकीकत? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आयमा ने नजरें झुका ले मगर लहजा मजबूत रखा। आपको मालूम है उम्मी मैं क्या बात कर रही हूं, इसलिए मेरे सामने बात को झुठलाकर पासा बनने की जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी और की अमानत हूं और आप इस अमानत में खियानत कर रही हैं। और ये एक गुनाह कबीरा है जिसका कफारा आपको अदा करना पड़ेगा और बहुत जल्द अदा करना पड़ेगा। ये सब आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब पकड़ होगी तब आप कहीं की नहीं रहेंगी। बोल बोल कर मैं थक गई हूं कि ये रिश्ता गलत है, अब गुनाह कर रही है, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आपको लगता है कि मैं फारसी बोल रही हूं। ये सुनकर रेहाना बेगम का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेजी से बोली, अरे कौन सी अमानत? निकाह करके वो तुम्हें छोड़ गया। 5 साल हो गए हैं, कोई खबर नहीं, कोई पत्ता नहीं, और पत्ता नहीं कहां मर खप गया। और तुम हो के अभी तक इसी के पीछे लगी हो। बस कर दो, हमारी जान भी बख्श दो। और अब 5 साल हो चुके हैं, निकाह ना हो गया बल्कि गिले का ढोल बन गए हैं। वो 3 अल्फाज आयमा ने आंखें मैच ले जैसे कोई चुपती हुई बात सहने की कोशिश कर रही हो। रेहाना बेगम का लहजा सख्त तर हो गया। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फराज एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, और अजीब जिद बांध ली है तुमने, कभी कुछ मानती ही नहीं। मैं अब थक रही हूं और तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। और अगर मैं सख्ती करने पर आई तो तुम बहुत पछताओगी। कमरे की फिजा मजीद बोझल हो चुकी थी। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली जैसे खुद भी थक चुकी हो। याद रखना वो दिन दूर नहीं जब तुम तन्हा रह जाओगी और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। मुझे इतनी अजियत मत दो। मैं भी इंसान हूं, थक चुकी हूं तुम्हारी खामोशियां,
तुम्हारी उलझनें और तुम्हारी पुरानी बातें सुन सुनकर। गलती औलाद करे और पछतावा सारी जिंदगी माँ बाप को होता रहता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई गलती मत करना, तुम बहुत छोटी हो, मगर तुम सुनती कब हो। 5 साल पहले जो चांद तुमने चढ़ाया था, आज तक हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर पहले ही मैं तुम्हारी लगाम किस के रखती तो आज ये नौबत ना आती। कहते ही वो एक झटके से खड़ी हो गई और गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजा पीछे से हल्की आवाज के साथ बंद हुआ और कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। आयमा ने थकी थकी नजरों से दरवाजे को देखा, फिर जैसे छिटक कर खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपना सर एक लम्हे के लिए पीछे दीवार से टका, आंखें बंद की और होंठों पर जैसे कोई सवाल ठहर रह गए। इसकी खामोशी उसके अंदर के तूफान की सबसे बड़ी गवाही थी। कमरे की फिजा में एक अजीब सा दबाव छाया हुआ था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप कमरे में सुनहरी रोशनी बखेर रही थी। कालीन पर नरमी थी और दीवारों पर जदीद आर्ट के महंगे फ्रेम आवेजा थे, और एक तरफ चमड़े का भारी सोफा जिस पर शायान मुल्क अपने मखसूस अंदाज में नींद दराज बैठा था। हाथ में सिगार नहीं था, मगर उंगलियां मुसलसल बेचैनी से जुम्बिश कर रही थी, जैसे कोई फैसला दिमाग में गर्दिश कर रहा हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले लम्हे इसका बाएतिमाद मुलाजिम जियान अंदर दाखिल हुआ। लिबास साफ, अंदाज मदब और चेहरे पर पेशा वराना संजीदगी। अस्सलाम अलैकुम साहिब, उसने हल्के से सर हिलाया। नजरें इसके चेहरे पर मरकूज हो गईं और वो इसको देखते हुए बोला कि क्या बना, मालूमात हासिल हुई या फिर खाली हाथ लूट आए हो साहिब? साहिब, सारी मालूमात हासिल हो गई है। आपकी इजाजत दरकार है, मैं बताऊं? उसने सर को हल्की जुम्बिश दी। मुलाजिम आहिस्तगी से बोला, मैडम इस वक्त यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, बस 1-2 लड़कियों से बात कर लेती हैं और उसके अलावा उनके करीब कोई नहीं है। स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स आगे पीछे हो चुके हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ ने एडमिशन नहीं लिया। सबसे अहम बात जो हमें मालूम हुई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं। वो बोला, इजाजत दे दी है, अब किसी भी किस्म की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। बस रटो तोते की तरह एक बात मुझे बताओ। किसी भी किस्म की बात छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखना जियान, अगर मेरे सामने तुम्हारी बताई हुई बात के अलावा और कोई बात मजीद आई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इसने सर को हल्की जुम्बिश दी और इसको देखते हुए बोला कि सर, मैडम की मंगनी भी हो गई है। शायान की भंगें तन गईं, आंखों में यकदम कुछ चमका। इससे आवाज भारी थी लेकिन मुकम्मल जब्त में। ऐसा लगता था जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हो। फराज नामी एक शख्स है, मुलाजिम ने मोहतात लहजे में जवाब दिया, और उन्हें कई बार मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, पार्क और काफी शॉप्स में एक साथ अकेले देखा गया है। अभी तक उन्हें ज्यादा पब्लिक प्लेस पर हंसते हुए नहीं देखा गया, मगर अब अक्सर वो आते जाते उनके साथ ही दिखाई देती है। माँ बाप ने ऑफिशियल तौर पर लड़का लड़की को अंगूठियां पहनाई हैं। शायान ने आहिस्ता से मुट्ठियां भींच ले, लबों पर सख्ती उतर आई और नजरों में सर्द मेहरी गहरी होती जा रही थी। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से नजरें मुलाजिम पर जमाई। मालूम करो किस दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है, इसने धीमे लहजे में पूछा, और एक एक बात पक्का करो, कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए। मुलाजिम फौरन बोला कि सर, ये भी पक्का कर लिया, वो पीर, बुध और हफ्ते के दिन लाजमी यूनिवर्सिटी जाती है। शायद उनकी इसी दिन क्लासेस होती है। इन 3 दिन के अलावा उन्हें यूनिवर्सिटी जाते नहीं देखा। एक आध बार वो फराज साहिब के साथ भी यूनिवर्सिटी गई हैं, वो फौरन बोला। और लड़के के पास बाइक है या गाड़ी? मुलाजिम चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला कि सर, गाड़ी में देखा गया है, अभी तक बाइक में नहीं देखा। पैदल नजर आए। शायान की नजरें कुछ देर छत को तकती रहीं, जैसे किसी अंदरूनी हिसाब किताब में उलझ गया हो, और फिर अचानक सीधा होकर बैठा और ठोस मगर कतई अंदाज में बोला, हफ्ते के दिन उठाओ इसे, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। खास कर ये बात हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने गार्ड्स को मोहतात कर देना।
अगर हो सके तो मेरे गार्ड्स को नहीं लेकर जाओ, बाहर से अरेंज कर लो, क्योंकि अगर बात किसी भी गार्ड के जरिए हवेली तक पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। मुलाजिम ने फौरन सर हिला दिया। जी सर, समझ गया, आप बेफिक्र रहे, आपको अब का काम मेयार के मुताबिक मिलेगा। लेकिन सर, आपने बताया नहीं कि लेकर कहाँ जाना है। इसकी बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर इसको देखते हुए बोला, इस्लामाबाद के करीब एक पहाड़ी इलाके की फ्लाइट बुक करवाओ और इसे लेकर सीधा फी अलहाल मेरे घर ही आना, बाकी मामलात में संभाल लूंगा। ये कहकर वो तेजी मगर खामोशी से कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। शायान सोफे पर बैठा रहा और चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर आंखें वाज़े तौर पर किसी गहरे इरादे की गम्माज़ी कर रही थीं। उसने आहिस्ता से सोफे के बाजू पर हाथ मारा, जैसे फैसला अंदाज में कुछ मेहरबंद कर दिया हो। कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक टुक बाकी रह गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की सुइयों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर शाम उतर चुकी थी और आसमान गहरे नीले रंग में डूबा था, जैसे किसी ने सियाही में थोड़ी सी रोशनी घोल दी हो। आयमा खिड़की के पास खड़ी थी और नजरें सामने खला में गुम थीं। इसके चेहरे पर गहरे सुकून का रंग था, मगर आंखों में एक अलग सी नमी और गुमशुदगी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। इसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। वो खामोश न थी और ये बात उसके चेहरे की रंगत बखूबी बता रही थी। इसकी आंखों में 5 साल पुराना वो मंजर ताजा हो रहा था, जो आज भी इसके दिल की दीवारों से चिमटा हुआ था। वो चाहकर भी माजी नहीं भूल सकती थी, और भला कैसे भूलती। वो कोई मामूली बात ना थी, एक निकाह था, एक मुकद्दस रिश्ता जो कभी भी टूट नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। 5 साल पहले तब वो मैट्रिक में थी, लालिफाबाली, जिद्दी और बेफिक्र। इसे ना दुनिया की परवाह थी ना अपने कल की, वक्त की कदर ना खुद की शनाख्त, अपने आप में ही मगन रहती। अक्सर दोस्त उसे डांटती थीं कि दुनिया को समझो, जिंदगी को सीरियस लो, तुम क्यों अपने आप को जाय कर रही हो, जबकि हमेशा वो उन बातों पर हंसकर बात हुआ में उड़ा देती। फेसबुक पर अक्सर एक लड़के से बात होती थी। इसके करीबी दोस्तों को मालूम हुआ तो उन्होंने इसे सख्ती से मना किया कि ऐसी हरकतें मत करो। तुम्हारे घर वालों को मालूम हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे एतबार उठ जाएगा। लेकिन इसे कोई परवाह न थी। इस तरफ ध्यान देना वो जरूरी समझती ही न थी, और दिनों की बात महीनों में बदली और बातचीत आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन बनने लगी। इसे लगा वो लड़का इसका हम उम्र है और शायद 1-2 क्लास आगे पीछे। दोनों रोज बात करते, हंसते, खुश होते और यही समझते कि यही असल मोहब्बत है, इसके आगे और कुछ नहीं। एक दिन दोनों ने मुलाकात का फैसला किया और यहीं से बर्बादी का आगाज हो गया। शहर के एक रेस्तोरां में जहां हर तरफ मसरूफ चेहरे थे, एक टेबल पर शायान और आयमा एक दूसरे को देख रहे थे। लम्हा जैसे ठहर गया हो। शायान 23 साल का था, उम्र से कहीं ज्यादा पुरकशिश, नर्म लहजा, धीमे अल्फाज और आंखों में ऐसा जादू कि आयमा के कदम जमीन पर ना थे। वो 16 साल की थी। जवानी की दहलीज पर इस वक्त उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, और बाज औकात उसे ऐसा मालूम होता जैसे वो हवाओं में हो। उनकी मुलाकात के बाद जज्बात और गहरे हो गए। आयमा को लगा जैसे वही उसका सब कुछ है। शादी की बात हुई, लेकिन माँ बाप ने सख्ती से इनकार कर दिया, और उम्र की कमी, जज्बात की शिद्दत और दुनिया की मुखालफत, इन सब ने एक फैसला करवाया। दोनों घर से निकल गए और एक दोस्त के फ्लैट पर पहुंचे। शायान ने एक काजी को बुलाया। निकाह हुआ। गवाह 2 अजनबी लड़के थे। वक्त के मारे निकाहनामा पर दस्तखत करते वक्त शायान की आंखों में एतबार था और आयमा की आंखों में ख्वाब। दोनों को लग रहा था कि आगे उनकी जिंदगी बहुत शानदार होगी। अपनी जिंदगी को दोनों अपनी मर्जी से गुजारने लगे। लेकिन कहते हैं न कि जैसा हम गुमान करते हैं वैसा हमें फल मिल जाए, ऐसा मुमकिन कहाँ। कुछ घंटों के बाद शायान को एक फोन कॉल आई। चेहरा संजीदा हो गया और आवाज बदल गई। नहीं,
मैं आ रहा हूं। इस काम के लिए मैं हमेशा तैयार खड़ा हूं और यही तो मेरी जिंदगी का एक ख्वाब है। जी सर। ओके, खुदा हाफिज। ये चंद अल्फाज थे जो आयमा को आज भी याद थे। इनकी बाज़गश्त आज भी उसके कान में होती थी। उसने आयमा का हाथ थाम कर दरवाजे तक छोड़ा और सिर्फ इतना बोला कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। हमेशा एक बात का याद रखना, मैं तुमसे बहुत दूर हूं मगर हमेशा मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। मैं लूट कर जरूर आऊंगा और मेरी अमानत में कभी खियानत मत करना। तुम सिर्फ मेरी हो और ता हयात मेरी रहोगी। हिम्मत करना, हौसला नहीं हारना। हम एक दूसरे के लिए हमेशा लड़ेंगे। और वो कुछ कहती इससे पहले ही वो कदम बा कदम पीछे होता चला गया और फिर बेइख्तियार वहां से दौड़ गया, जबकि वो खाली हाथ रह गई थी और बेयकीनी से इसको जाते हुए देख रही थी। इस पुलिस की बातें इसे बिल्कुल समझ नहीं आईं, बल्कि बेइंतहा गुस्सा आया कि उसे इतनी बड़ी आजमाइश में वो तन्हा छोड़ गया जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। हमेशा की तरह वो कुछ नहीं कर पाई, बस खामोशी से घर लूट गई और उम्मी बाबा ने खूब लान तान की। कई अरसे तक उसके बाबा ने इससे बात करना छोड़ दिया, लेकिन माँ बाप भला कब तक अपनी औलाद से नाराज रह पाते हैं। कुछ अरसे बाद ये रिश्ते बहाल होना शुरू हो गए और 5 साल गुजर चुके थे। शायान ना लूटा और ना उसका कोई अता पत्ता, कोई फोन, कोई पैगाम, कोई तलाश का सुराग नहीं। लेकिन आयमा आज भी इसी बात पर खड़ी थी जो आखिरी बार शायान ने की थी, मेरी अमानत में कभी खियानत मत करना। आयमा ने खिड़की से नजरें हटाईं और आहिस्ता से खुद से कहा कि मैंने वादा निभाया है शायान, लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे नहीं लगता कि मैं आगे ये वादा निभा पाऊंगी। प्लीज लूट आ, मेरी जिंदगी का मजीद इम्तिहान मत लो। ये सवाल वो रोज खुद से करती और हर दिन शायान की वापसी का यकीन लिए जीती थी। न किसी और को दिल दिया, न रिश्ता कबूल किया। वो आज भी इस निकाह को अपनी पहचान समझती थी। वो इंतजार कर रही थी एक ऐसे शख्स के लिए जो सिर्फ एक वादा करके चला गया था। रात धीमी धीमी गुजरती जा रही थी, लेकिन उसे एक लम्हा भी सुकून महसूस नहीं हुआ। कुछ दिनों से वैसे भी उसे अजीब सी बेचैनी रहती कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन क्या वो इस बात से बिल्कुल ही नावाकिफ थी। सुबह की रोशनी पूरे घर में फैल चुकी थी और हल्की हल्की धूप खिड़कियों से छन कर फर्श पर बखर रही थी। आयमा तैयार होकर नीचे आई। बाल सलीके से बंधे हुए थे और बैग कंधे पर था। हाथ में मोबाइल और वही रोज की थकन, ज्यादा संजीदगी की, जैसे दिल में कुछ रुका हुआ हो, कोई बोझ जो हर सुबह साथ चलता हो। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए इसके कदम रुक गए। सामने सोफे पर फराज विराजमान था और मुकम्मल एतमाद के साथ, जैसे वही इस घर का फर्द हो। साथ ही उसकी अम्मा रेहाना बेगम खुश दिली से इसके सामने चाय और बिस्कुट रख रही थी। आयमा के अंदर एक उबाल उठा और उसकी पेशानी पर तेवरी गहरी हुई, मगर फौरन चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर वो अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम अलैकुम, वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ बोली और फराज फौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे यही लम्हा इसके इंतजार में था। वालेकुम अस्सलाम, वो खुश दिली से बोला, मैं आपको लेने आया हूं। सोचा आज आपको ड्रॉप कर दूं। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, कोई बातचीत ही नहीं हुई और इस बहाने हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो। आयमा नापसंदीदगी छुपाते हुए कोई जवाब देती, मगर इससे पहले ही रेहाना बेगम बोल उठी, हाँ ले जाओ इसे, तुम दोनों साथ जाओ तो अच्छा वक्त गुजरेगा और अच्छे से एंजॉय करना। आखिर को आगे तुम दोनों ने एक जिंदगी गुजारनी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद जरूरी है। मैं इन टिपिकल माँ बाप में से हरगिज नहीं हूं जो बच्चियों को बेवजह चूल्हा चुकी करने के लिए झोंक देती हैं। जबकि फराज सर झुकाकर हल्का मुस्कुराया। वो कुछ कहता इससे पहले ही वो मजीद बोली, मगर बेटा कुछ खा तो लो, इतनी सुबह आए हो और ऐसे ही भूखे बैठ जाने की बातें कर रहे हो। वो नाराज सी बोली।
फराज ने मुस्कुरा कर हाथ उठाया। अरे आंटी रहने दें, आज मैं आयमा को बाहर नाश्ता करवा दूंगा। क्या ख्याल है? कोई एतराज तो नहीं आपको? वो हर बात इसकी राय जानकर करता था और ये उसकी सबसे अच्छी आदत थी। आयमा के चेहरे पर एक झटके से संजीदगी छा गई। वो लम्हे भर को फराज की आंखों में देखती रही और फिर साफ और दो टोक अंदाज में बोली, जी मुझे एतराज है, माजरत के साथ, लेकिन मैं अपनी बातें दिल में नहीं रखती। मुंह पर कह देने में मैं आफियत जानती हूं, ताकि झूठ बोलकर बेशक मैं किसी का दिल तोड़ दूं, लेकिन सच बोलकर उम्मीद की हिफाजत कर लूं जो इंसान एक दूसरे शख्स से लगाता है। फराज ने चौंक कर इसे देखा। रेहाना बेगम की मुस्कुराहट भी एक लम्हे को टेटिक और वो पीछे खड़ी आंखें बड़ी किए इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जब कहने पर आती थी तो अपनी जबान कभी बंद न करती। दरअसल मेरी आज एक बहुत अहम क्लास है, 9 बजे शुरू होती है और अभी 8 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है और अगर लेट हो गई तो प्रोफेसर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अगर मेरे लिए क्लास जरूरी ना होती तो लाजिमना में आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लेती, मगर मैं बेहद मजबूर हूं। इसके लहजे में नरमी थी मगर सफाई से भरपूर ठहराई भी था। रेहाना बेगम ने फौरन उसे घूरा। आयमा, क्या हो गया है तुम्हें? फराज इतनी मोहब्बत से कह रहा है और सिर्फ नाश्ता ही तो है। जाओ उसके साथ, कोई और क्लास ले लेना या फिर अपने किसी दोस्त से नोटिस ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। खबरदार, जो तुमने फराज का दिल तोड़ा उनका बस नहीं चल रहा था। अपनी बेटी के चेहरे पर 2 थप्पड़ लगाती और जो बेवजह मामले को बढ़ाकर अपना किरदार खराब कर रही थी। आयमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फराज दरमियान में बोल उठा। कोई बात नहीं आंटी, मैं ड्रॉप कर देता हूं, बस अब टेंशन न लीजिए। उसका लहजा धीमा था लेकिन चेहरे के जाविये कई हद तक बिगड़ चुके थे। इसे देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो नाराज हो चुका है और फराज खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। उसने बहस को मजीद लंबा न किया। रेहाना बेगम कुछ कहने ही वाली थी कि आयमा ने तेजी से उनकी तरफ देखा। हल्की सी सर झुकाकर बस इतना कहा कि खुदा हाफिज, लेकिन वो आगे निकलती इससे पहले ही रेहाना बेगम उसके सामने आई और उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोली, बहुत हो गया आयमा, मैं अब थक चुकी हूं तुम्हारे इस रवैया से। अगर आज तुमने इसके साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाबा के साथ बैठकर इस मामले पर डिस्कशन कर लूंगी, समझ रही हो ना मेरी बात? जबकि वो उनको देखते हुए बोली, जी समझ गई आपकी बात, अब इजाजत है तो मैं चली जाऊं, वरना आपके लॉर्ड साहिब कहीं नाराज होकर चले न जाएं। जबकि वो फौरन बोली कि यहाँ जाओ और उससे अपनी इस बात की मुआफी मांग लेना और अगर मुमकिन हो सके तो उसके साथ नाश्ता कर लेना, इसे अच्छा लगेगा। जबकि वो बना कोई जवाब दिए जल्दी से बाहर निकल गई। अंदर सिर्फ खामोशी रह गई और वो सवाल जो रेहाना बेगम की आंखों में रह गए थे। वो अपनी बेटी के इस रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थी, जिसका जिक्र वो किसी से कर भी नहीं सकती थी क्योंकि गलती भी उनकी ही बेटी की थी। गाड़ी शहर की सड़कों पर खामोशी से चल रही थी। बाहर का मंजर तेजी से पीछे की जानिब सरकता जा रहा था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर गाड़ी के अंदर की फिजा निस्बतन ठंडी और संजीदा थी। फराज दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था मगर खामोशी बोल रही थी कि कुछ अधूरा है। आयमा दाएं जानिब बैठी थी और दोनों हाथ गोद में रखे, नजरें शीशे से बाहर थीं मगर दिल कहीं और। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे जैसे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल जरूर कर रहे हों मगर कुछ कहने से कतर आ रहे हों। आखिरकार आयमा ने आहिस्ता से सर घुमाया और नरमी से बोली कि उम्मी कह रही थी कि आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं, इसलिए माजरत चाहती हूँ। दरअसल अगर आज क्लास वाकई इतनी अहम न होती तो मैं आपके साथ जरूर चलती। ये प्रोफेसर रियायत भी नहीं देते। फराज ने एक पल के लिए इसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा अजीब सा लगा। अब जानते हैं कि जब मैंने आपको कहा और आपने फौरन मना कर दिया तो दिल में यह ख्याल आया कि शायद आप वाकई इस रिश्ते से खुश नहीं।
और कई बार मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है। आयमा ने सांस रोकी और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फराज की बात जारी रही। और ये पहली बार नहीं हुआ। आयमा, क्या कोई बात है जो आपको परेशान करती है? कोई उलझन, कोई खदशा? देखिए, अगर आप ऐसे रहेंगी तो हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। कोई भी रिश्ता सिर्फ रस्म सलाम दुआ से नहीं चलता। अब मुझे बताएं, आपको क्या इनसिक्योरिटीज है? मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हो हम उसे मिलकर ठीक करें। शादी से पहले हमारे दरमियान हर इख्तिलाफ को खत्म कर लें ताकि बाद की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो। आयमा ने नजरें चंद लम्हे नीचे की और फिर फराज की तरफ देखा। चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में गहराई। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस मैं ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाती और मुझे बातचीत करना मुश्किल लगता है। इसीलिए शायद ऐसा महसूस होता है कि मैं अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता। फराज ने आहिस्ता से सर हिलाया मगर कुछ न बोला। चेहरे पर वही खामोशी लूट आई, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो और शायद कुछ कबूल करने की। गाड़ी का अंदरूनी माहौल दोबारा खामोश हो गया, बस इंजन की हल्की आवाज और बाहर की हलचल रह गई। दोनों अपनी अपनी जगह संजीदा बैठे थे, जैसे कोई फैसला अभी मुकम्मल ना हुआ हो या कोई सवाल अभी बाकी हो। और वक्त की रफ्तार न कभी थम पाई है और न कभी थम पाएगी। वो यूनिवर्सिटी गेट पर उसे छोड़कर चला गया। पूरा दिन मामूल के मुताबिक ही तय हुआ और शाम के 4 बजे का वक्त था। यूनिवर्सिटी की घंटी आखिरी बार बज चुकी थी और तलबा अपने अपने रास्ते पर रवाना हो चुके थे। कैंपस की हुदूद से बाहर आते ही आयमा ने बैग कंधे पर डाला और सड़क उबूर करने के लिए फुटपाथ पर कदम रखा। इसकी रफ्तार मामूल से सुस्त थी। दिन की थकन और दिमागी उलझनों ने रफ्तार में वजन भर दिया। उसने मोबाइल देखा और वक्त 4:05 हो रहा था। सामने की गिल्ली से गुजरकर उसे मेन रोड पर जाकर रिक्शा लेना था, लेकिन जैसे ही वो गिल्ली की तरफ बढ़ी, यकाएक 2 सिया रंग की SUV गाड़ियां धुआं छोड़ती हुई इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गईं। इनकी आवाज इतनी तेज और अचानक थी कि वो फौरन सटपटाकर पीछे हटी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। आंखें हैरानी और खौफ से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? इसके लबों से बमुश्किल निकला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दोनों गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खिले और 8 के करीब मर्द निकले। उनके चेहरे काले मास्क से ढके हुए थे और हाथों में जदीद हथियार। उनके लिबास और अंदाज से साफ जाहिर था कि वो किसी मामूली मकसद के तहत नहीं आए। आयमा ने कदम पीछे लिया। कौन हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? इसकी आवाज कांप रही थी मगर इसमें मुजाहमत थी। इनमें से एक आगे बढ़ा। हाथ में सफेद रुमाल था जिसे तेज बदबू आ रही थी। हटो पीछे, हटो। आयमा ने दोनों हाथों से उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो मर्द ताकतवर था। उसने झटके से इसके बाजू पकड़े और रुमाल इसकी नाक के करीब ले आए। नहीं, प्लीज मुझे जाने दें। आयमा ने जोर लगाया और चीखने की कोशिश की, मगर सांसों में क्लोरोफॉर्म भरने लगा और दुनिया घूमने लगी। नजरें धुंधलाने लगे, जिस्म में सकत कम होने लगी। आखिरी कोशिश के तौर पर इसने एक गार्ड को तीर मारा, मगर फौरन ही दूसरे ने बाजू से पकड़कर उसे कंट्रोल कर लिया। जल्दी करो, पीछे से एक सर्द आवाज आई। आयमा ने बेहोशी की हालत में बस इतना ही सुना। अगले लम्हे इसके जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया। आंखें बंद हो गईं और वो लड़खड़ाती हुई उनके बाजुओं में ढेर हो गई। उन्होंने फौरन इसे गाड़ी में डाला, दरवाजा बंद किया और दोनों गाड़ियां खामोशी से सड़क पर रवाना हो गईं। पूरे मंजर में न कोई शोर हुआ, न कोई चीख, न ही कोई ऐसा गवाह जो कुछ समझ पाता। चंद लम्हों बाद वो गिल्ली फिर से वैसे ही खामोश हो चुकी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सड़क पर सिर्फ एक गिरा हुआ छोटा सा रुमाल रह गया, क्लोरोफॉर्म की बाकी खुशबू के साथ। एक दिन बाद अंधेरे, खामोशी और घुटन ने जैसे पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले रखा था। कमरा छोटा था, दर व दीवार सादा मगर सर्द, और हवा में नमी और बासी लकड़ी की बो रची हुई थी।
आयमा की आंखें धीरे धीरे खिलीं। पलकों पर बोझ था और जिस्म जैसे नींद से नहीं बल्कि किसी जहरीली थकन से जागा हो। इसकी सांसें बेतरतीब थीं और आंखें कुछ देर तक धुंध में लिपटा मंजर समझने की कोशिश कर रही थीं। फिर अचानक वो जागी। जहन ने कुछ पहचानना शुरू किया और उसने तेजी से अपना जिस्म हरकत देने की कोशिश की। ये वो हिलाकर रह गई। हाथ पीछे बंधे थे और पैर मजबूती से बांधे गए थे। वो एक सख्त लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई थी जिस पर पुराना बासी कंबल बिछा था। और ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज हुकलाती, लरसती मगर बुलंद थी। मैं कहाँ हूं और कोई है? किसने मुझे अगवा किया है? निकालो मुझे यहां से। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कौन है? वो पूरी कुव्वत से चीखी। आवाज दर व दीवार से टकरा कर वापस आ गई और लम्हा भर को वो गहरी सांस लेने लगी जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसके जहन में धुंधले वाकयात ने तरतीब लेना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के बाहर काली गाड़ियां, मास्क पहने मर्द, वो सफेद रुमाल और सब कुछ याद आने लगा। वो खुदाया, इसके लबों से बेइख्तियार निकला। वो एक बार फिर जोर से चलाई। कौन हो तुम लोग? मुझे बाहर निकालो और किसने मुझे अगवा किया है? आखिर मेरा कसूर क्या है? छोड़ो मुझे। मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी। अभी वो मजीद कुछ कहती, इसी लम्हे दरवाजे की कुंडी चरचरी और एक सनसनाहट पूरे बदन में दौड़ गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और कमरे के बाहर से हल्की रोशनी अंदर पड़ी, मगर आने वाला शख्स इस रोशनी में भी छुपा रहा। चेहरा नजर नहीं आया। आयमा ने घबराकर आंखें सकेट। कौन है? जवाब दो। मुझे यहां क्यों लाया गया है? खोलो मुझे। सांस नहीं आ रही मुझे। प्लीज। घबराहट हो रही है मुझे, मगर जवाब देने की बजाय वो साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज दबीज फर्श पर मदूम थी, मगर आयमा को हर कदम अपने दिल पर महसूस हो रहा था। वो साया इसके बिल्कुल करीब आया और तख्त के किनारे पर बैठ गया। आयमा ने जोर से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर रस्सियां मजबूत थीं। वो साया इसके कान के करीब झुका और अचानक एक सर्द और भारी मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए सांस रोकना पड़ा। अमानत में खियानत करने वालों को सजा दी जाती है, और तुम्हारी सजा अब शुरू हो चुकी है। दुआ करो कि यह सजा ज्यादा लंबी ना हो, वरना तुम्हें खत्म करने में हमें कोई और नहीं। बोलते हुए इसके होंठ इसके कान की लो से टच हो रहे थे। उसका लम्स आयमा के पूरे वजूद को झुलसा रहा था। आयमा की सांस रुक गई। वो आवाज अजनबी थी मगर सर्द और जहर भरी। वो संभल कर बोली, कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहां? खोलो मुझे। खुदा के लिए जवाब दो। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी उम्मी बाबा बहुत बूढ़े हैं। खुदा के लिए मेरे साथ कोई जुल्म मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन अचानक ही इस शख्स ने अपना हाथ धीरे धीरे इसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो अपना सांस तक रोक चुकी थी और वो कुछ कहती इससे पहले ही इस अजनबी शख्स के होंठ इसे अपने चेहरे पर महसूस हुए। वो गुड़बड़ाई थी, खुद को झटकने की कोशिश की, मगर वो साया धीरे धीरे अपनी हद तजावुज करता शुरू हो गया। वो कभी इसके अर्द गिर्द मंडलाता और उसकी जान अजाब में डाल देता। वो बेअख्तियार ही चीख पड़ी थी, छोड़ दो खुदा के लिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं एक शरीफ लड़की हूं, ऐसा मत करो, मेरे बाबा मर जाएंगे। रुक जाओ। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स दरिंदा था और कान लपेटे वो अपने अमल में मसरूफ था। वो रोती रही, चलाती रही और खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, मगर हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वो अपने वजूद को ढीला छोड़ती चली गई। इस शख्स ने लम्हा लगाया था, इसकी बनाई हुई कई साल की इज्जत को पानी में मिला दिया, इसके बाप की गुड़िया को रौंद के रख दिया और मासूम कुछ नहीं कर पाई। बस लेटी लेटी सिसकियां लेती रही और मन मर्जी करके वो चला गया
और वो मासूम बनते हुआ कुछ नहीं कर पाई। अगला दिन कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी। बल्ब की हल्की रोशनी अब और भी मध्यम लग रही थी और दीवारों से नमी टपक रही थी। फर्श पर ठंडक सरायत कर चुकी थी और फिजा में खौफनाक खामोशी मोहलिक थी। आयमा बदस्तूर तख्त पर लेटी, इसका जिस्म निढाल, आंखों में थकन और चेहरे पर गहरी जर्दी। 2 दिन से न उसने ढंग से कुछ खाया था, न आराम किया था और न ही किसी मेहरबानी की झलक देखी थी। रोज आने वाले शख्स की वहशत और जियादती ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो खुद से नफरत करने लगी थी, अपने ही वजूद से उसे अब घन आने लगी थी। ये क्या हो गया था इसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफी देर तक वो ऐसे ही निढाल पड़ी रही। जब अचानक उसकी नजर दरवाजे की जानिब गई, हल्की सी रोशनी जैसे झरी के पीछे कोई नई उम्मीद हो। वो चौंकी और उठकर बैठ गई। एक लम्हे को खुद पर शक हुआ, मगर नहीं, दरवाजे की कुंडी वाकई खुली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो फौरन पलटी। कमरे के कोने में पड़ा दुपट्टा उठाया और कांपते हाथों से सर पर लपेट लिया, जैसे खुद को समेटना चाहती हो। दरवाजे के करीब आई, धीरे से उसे धकेला और वो खुल गया। चंद लम्हे तक वो हैरत से इस खुले हुए दरवाजे को देखती रही। खुदा ऐसे भी मेहरबान हो सकता है, उसने तसव्वुर भी ना किया था। इतनी आसानी से आजादी, ये ख्याल ही इसके रूंगटे खड़े कर चुका था। उसने बेइख्तियार रब को पुकारा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। कमरे से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो टेटिक, आंखें चिंधिया गईं। मंजर दिलकश था। पहाड़ी सिलसिले, दरख्तों पर हल्की धुंध और जमीन पर जिमी हरी घास। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस्लामाबाद के करीब किसी पहाड़ी इलाके में हो। अंदर हीटर चल रहा था और इसीलिए सर्दी का एहसास न हो सका, यानी वो अपने घर से काफी दूर आ चुकी थी। ये ख्याल ही इसके हाथ पांव ठंडे कर गया और अभी वो मंजर की खूबसूरती को जज्ब कर ही रही थी कि अचानक दाएं जानिब से आवाज आई। हाँ, वो शायान साहिब की वाइफ है। वो कोई इस तरफ गया ना तो टांगें तोड़ दी जाएंगी। पता भी है वो कैसे फौजी है। लम्हे में इंसान की जान अपने हाथों से ले लेता है और अगले शख्स को पता भी नहीं चलता। उन्होंने अच्छी तरह कहा है कि दरवाजे की तरफ भी कोई भटकना नहीं चाहिए, बस दूर खड़े होकर उसकी हिफाजत करो। 5 साल बाद उनको अपनी बीवी का दीदार हुआ है। देखा था साहिब की खुशी कैसी थी। आज तक शायान साहिब को खुश नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा। लेकिन जब अपनी बीवी को बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, उनके चेहरे की रौनक ही मुख्तलिफ थी। आयमा जैसे पत्थर की हो गई। शायान, ये लफ्ज उसके जहन में बिजली की तरह गूंज गया। अमानत में खियानत, यही अल्फाज गूंजे थे पहले दिन जब वो अंधेरे कमरे में कैद थी। दिल जोर से धड़का और सांसें बेतरतीब हो गईं। वो लड़खड़ाते कदमों से आवाज की समत बढ़ने लगी कि यकदम सामने की तरफ से कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और सामने से एक मर्द आ रहा था। सफेद शलवार, कमीज, कंधे पर सिया शाल, चेहरा सख्त मगर पुरकशिश और चाल में एतिमाद, जैसे हर कदम जमीन पर अपनी शनाख्त छोड़ रहा हो। आयमा की नजरें इसके चेहरे पर जिम गईं। आंखों में एक पहचान जो कभी ख्वाब में रह गई थी और अब सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर वो अपनी आंखों से देख रही है वो हकीकत पर मबनी है। शायान, इसके लबों से बेआवाज नाम निकला। ऐसे कैसे मुमकिन है? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। उसने बेइख्तियार अपने हाथ पर चुटकी काटी, लेकिन तकलीफ होने पर इसने एक बार फिर सामने की तरफ देखा। वो उसे जिंदा सलामत, इतना बावकार और बेहद खूबरू देखकर पिल भर को खुद को भूल गई। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो वहीं रुक गई जैसे वजूद ने साथ देना छोड़ दिया हो। सांसें उलझ गईं, जिस्म थर थर कांपने लगा और उसका दिल कहना चाह रहा था कि क्यों, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो बस खड़ी रही और साकित,
गुमसिम और शायान के कदम एक एक करके इसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उसकी नजर भी इस तरफ ना पड़ी थी। धुंध होने के बाइस इस तरफ से सामने का कोई मंजर साफ नजर नहीं आ रहा था। शायान के कदमों की चाप ज्यों-ज्यों करीब आ रही थी, आयमा का वजूद कांप रहा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं और वो अब मुकम्मल करीब आ गया था। लेकिन सामने का मंजर देखकर वो लम्हे भर के लिए ठिठक गया। उनकी नजरें आपस में टकराईं और लम्हा भर को दोनों रुक गए। हुआ जैसे ठहर गई हो। फिजा में सन्नाटा सा छा गया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 साल का वक्फा इन दोनों के दरमियान रहा था। ये एक मुख्तसर फासला ना था, बल्कि ये एक तवील फासला था जिसने दोनों को ही सर से पांव तक तब्दील कर दिया था। आयमा ने आंखों में नफरत, सदमा और आंसू लिए उसे देखा। फिर यकदम जैसे ज़ब्त की आखिरी लकीर टूट गई। वो होश में आ चुकी थी और भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी शायान मुल्क, वो चीखी, तुम्हें आज मैं खत्म कर दूंगी। अपने इन हाथों से मार कर सुकून हासिल करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो जिसने मेरी खुशियों का कत्ल किया है। उसने गुस्से से हाथ उठाया, लेकिन शायान ने झटके से इसका हाथ पकड़कर इसे कमर से थाम लिया। आयमा के हाथ शायान की मजबूत गिरफ्त में थे। इसकी आंखों में आंसू थे जो नफरत और बेबसी की कहानी सुना रहे थे। तुमने मेरे साथ ये सब कैसे किया? उसने बमुश्किल कहा। इसकी आवाज हल्क में अटक रही थी। मेरी रूह जख्मों से चूर है और तुम कहते हो ये मेरी भलाई के लिए था। शायान के चेहरे पर एक गहरा दुख और पछतावा छा गया था। इसकी आंखों में बेपनाह तकलीफ थी, जैसे वो हर लफ्ज के साथ खुद को काट रहा हो। उसने आयमा के हाथों को नरमी से थाम लिया, जैसे उनके जरिए अपना बेपनाह दर्द मुंतकिल कर रहा हो। आयमा, मैं जानता हूं तुम्हारी हर सिसकी मेरे दिल पर एक तीर बनकर लगी है, उसने धीमी और रिक्कत अंगेज आवाज में कहा। मगर यकीन करो, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था। मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया ताकि तुम्हें कोई आंच न आए। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता था। आयमा ने आंखें फेर ले। दूर करना? ये दूर करना नहीं, ये तो मुझे जिंदा दरगोर करना था। आयमा, बैठो प्लीज। शायान ने इसे आहिस्ता से एक पत्थर की बेंच पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बिल झक गया। इसकी आंखें आयमा की आंखों में गहरी थीं। जब हमारा निकाह हुआ था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थीं। मैं तुम्हें दुनिया की हर आफत से बचाना चाहता था, लेकिन मैं खुद एक ऐसे तूफान में फंसा हुआ था जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। शायान की आवाज में एक दिल दहला देने वाली सच्चाई थी, जो आयमा के दिल की गहराइयों को छू गई। इसके अंदर का जमूद टूटने लगा था। मैंने एक ऐसे खुफिया फौजी मिशन में शमूलियत इख्तियार की थी जो मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था, शायान ने बताना शुरू किया। ये एक ऐसा रास्ता था जहां हर कदम पर मौत का साया मंडला रहा था और जहां मोहब्बत और ताल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे डर था, आयमा, कि मेरे दुश्मन तुम्हें ढूंढ लेंगे और फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी पाकीज़गी, ये सब खतरे में पड़ जाता। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आयमा का चेहरा कुछ नर्म पड़ गया। इसके ज़हन में शायान के साथ गुजरे वो चंद लम्हे ताज़ा हो गए जब उनके दरमियान सिर्फ खालिस मोहब्बत और मासूमियत थी। उसका दिल एक अनजाने दर्द से भर गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बताता तो तुम भी खतरे में आ जाती। मुझे ये जाहिर करना पड़ा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूं, ताकि दुनिया की नजरों में तुम आजाद हो जाओ, शायान ने वजाहत की। लेकिन सच ये है, आयमा, मेरी हर सांस में तुम्हारा नाम था, हर दुआ में तुम्हारी सलामती थी। मैंने तुम्हें अपने बेहतरीन दोस्त की अमानत में दिया था, जो तुम्हारी हर खबर मुझ तक पहुंचाता था। मैं दूर से तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी खबरें लेता रहा और तुम्हारी हिफाजत की फिक्र करता रहा। लेकिन 5 साल तक कोई राबता नहीं? आयमा ने पूछा। इसकी आवाज अब तलखी से ज्यादा गम और तजस्सुस से भरी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, आयमा,
लेकिन इस मिशन की सख्ती ने मुझे कैद कर रखा था। हर रोज जब मैं जिंदा बचता तो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने होता था। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक मैं मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो जाता मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई और तकलीफ हो। शायान ने आयमा के हाथ अपने हाथों में लेकर थोड़ा और करीब किया, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है मेरा दिल टूटकर बखर गया। आयमा, मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी हकीकत बताना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था। तुम मेरी रूह हो, मेरी अमानत हो और हमेशा रहोगी। आयमा खामोश थी। इसके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब वो गुस्से के नहीं बल्कि शदीद जज्बाती इंतशार और मोहब्बत के मिले जले एहसासात के आंसू थे। उसे याद आया वो रात, इसकी हक इज्जत। उसका दिल करा रहा था, और जो रात मुझे इस कमरे में गुजारी पड़ी वो क्या था? वो भी मेरी मोहब्बत थी। शायान के चेहरे पर एक गहरी शर्मिंदगी भरी मायूसी छा गई। उसने सर झुका लिया जैसे वो खुद को कोस रहा हो। आयमा, इस रात जो हुआ मुझे इसका हद से ज्यादा अफसोस है। मैं किस्म खाता हूं। मैंने अपने गार्ड्स को सख्ती से हिदायत दी थी कि तुम्हें कोई हाथ ना लगाए। वो जानते थे कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे यकीन है कि मेरे किसी गार्ड ने इंतहाई घिनौना फेल किया है और अपनी हद पार की है। मैं उसकी मुकम्मल तहकीकात करूंगा, और जिसने भी ये किया है इसे सख्त तरीन सजा मिलेगी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह की अजियत से गुजरना पड़ेगा। तुम मेरी रूह हो, मेरी इज्जत हो, और मैं तुम्हें कभी ऐसे दुख में नहीं देख सकता। मेरा दिल इस बात पर खून के आंसू रोता है। उसने आयमा के रुखसारों पर बहते आंसू पोंछे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जख्म गहरे हैं आयमा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मुझे फौरन मुआफ कर दो, लेकिन मुझे बस एक मौका दो अपनी मोहब्बत को साबित करने का। मैं तुम्हें इस जिंदगी की हर खुशी दूंगा, हर गम से बचाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, एक नई दुनिया में जहां सिर्फ हम होंगे और हमारी लाजवाल मोहब्बत होगी। आयमा ने शायान की आंखों में देखा। इनमें एक गहरी तड़प और सच्ची पशेमानी थी, साथ ही एक ऐसी मोहब्बत जो बेपनाह थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। इसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन शायान की आंखों में एक ऐसी मोहब्बत थी जो उसे एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी का वादा दे रही थी। एतराफ और रिश्तों की डोर आयमा ने अपने हाथों में हल्की सी कपकपाहट महसूस की जब शायान ने इसका हाथ थामा। इसका दिल उसे हजारों बातें कहने को कह रहा था, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। उसने सिसकियां रोकते हुए अपने होठों को भींचा। मुझे कैसे यकीन आए कि यह सब सच है? इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दी। मैं कैसे भूल जाऊं जो हुआ, वो रात, वो अजियत। मैं मर चुकी हूं शायान, अंदर से मर चुकी हूं। शायान ने आयमा का हाथ मजबूती से थामा और इसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें एक एक बात साबित करूंगा आयमा। मैं जानता हूं ये आसान नहीं, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा ये यकीन है कि तुम वो मोहब्बत हो जो मुझे दोबारा जिंदगी बख्शेगी। वो रात जो हुई, मैं इस पर अपना सर झुकाता हूं। मैंने इस गार्ड को ढूंढ निकाला है जिसने ये जुर्रत की थी, और उसे इसके किए की सजा भी मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से इसे तड़पते देखा है, लेकिन इससे तुम्हारे जख्मों का अजाला नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। उसने अपना दूसरा हाथ उठाकर आयमा के चेहरे पर रखा। लेकिन मैं वादा करता हूं आयमा, मेरी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे नाम होगी। मैं तुम्हें हर जख्म से शिफा दूंगा, हर दुख भुला दूंगा। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, फराज से बात करूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारी माँ बहुत परेशान होंगी, लेकिन मैं उन्हें सब हकीकत बताऊंगा। इसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन गुस्से की जगह उलझन ने ले ली थी। शायान की आंखों में इसे सच्चाई नजर आ रही थी। इसके अल्फाज में एक गहरा दर्द था,
जो उसके अपने दर्द से मिलता जलता था। शायद ये वाकई तकदीर का खेल था। शायद शायान ने वाकई मोहब्बत के लिए ये सब कुर्बानियां दी थीं। नई सुबह का आगाज अगले चंद दिन आयमा और शायान के दरमियान सख्त और जज्बाती गुफ्तगू में गुजरे। शायान ने इसे अपने फौजी मिशन की तफसीलात बताईं, वो खतरात जिनसे वो गुजरा था और वो मजबूरियां जिनकी वजह से इसे आयमा से दूर रहना पड़ा। उसने अपने इन साथियों के बारे में भी बताया जो इस मिशन में अपनी जानें गंवा चुके थे और कैसे वो हर रोज मौत के मुंह से निकलकर भी सिर्फ आयमा की सलामती के बारे में सोचता था। एक दिन शायान ने आयमा को अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाया, वही दोस्त जिसके पास शायान ने आयमा को छोड़ा था और जो 5 साल से इसकी निगरानी कर रहा था। इस दोस्त ने भी शायान की कहानी की तस्दीक की और आयमा को बताया कि कैसे शायान हर माह इससे आयमा की खैरियत पूछता था, इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानता था और कैसे इसकी मंगनी की खबर ने इसे तोड़कर रख दिया था। आयमा ने दिल ही दिल में अपनी माँ से राब्ता किया और शायान के बारे में सच्चाई बताई। रेहाना बेगम इब्तिदा में सदमे और गुस्से में थीं, लेकिन जब शायान ने खुद उनसे बात की और तमाम हकाइक पेश किए तो उनके दिल में भी नरमी आई। फराज ने भी ये सब सुना और दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट गया। उसने आयमा और शायान को एक साथ देखकर उनकी मोहब्बत की गहराई को समझा और फैसला किया कि वो इस रिश्ते के बीच में नहीं आएगा। आयमा के दिल पर पड़े जख्म अभी भरे नहीं थे, लेकिन शायान की मोहब्बत और उसकी मुखलिसाना कोशिशों ने उन पर मरहम रखना शुरू कर दिया था। उसने शायान को मुआफ करने का फैसला किया, न सिर्फ इसलिए कि वो इसका शौहर था, बल्कि इसलिए भी कि इसकी आंखों में इसने एक ऐसी मोहब्बत देखी थी जो किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार थी। एक खूबसूरत सुबह, जब सूरज की किरणें उन पहाड़ियों पर फैली थीं, शायान ने आयमा का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक नई जिंदगी, आयमा। सिर्फ हमारी जिंदगी। आयमा ने सर उठाकर शायान की आंखों में देखा। आंसू नहीं थे, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। हाँ शायान, सिर्फ हमारी। और यूं तकदीर के इम्तिहान से गुजरने के बाद आयमा और शायान ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके जख्म भरने में वक्त लगा, लेकिन उनकी मोहब्बत जो एक तवील जुदाई और तकलीफ से गुजरी थी, अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो चुकी थी। उन्होंने एक नई जिंदगी का आगाज किया, जहां सिर्फ उनकी मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे पर यकीन था, जिस पर किसी और का साया नहीं पड़ सकता था। कि जिंदगी में गलत फहमियां और मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई, सब्र और एक दूसरे पर भरोसा ही वो ताकतें हैं जो हर रिश्ते को मजबूती और पायदारी बख्शती है। कभी कभी हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमें दूसरों को तकलीफ दें, लेकिन अगर उनके पीछे मुखलिसाना नियत और गहरी मोहब्बत हो तो बिलाखिर सच सामने आ जाता है। इसलिए अपने रिश्तों में ईमानदारी, एतमाद और सब्र का दामन कभी न छोड़ें, क्योंकि यही वो जंजीरें हैं जो मोहब्बत को हमेशा जोड़े रखती हैं।